हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आपका टीएन मिश्रा, आपका टीएनएम सर। आज लेके आया हूं सेमी मेजर टेस्ट 2 का फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। प्यारे बच्चों, इस पेपर में बेसिकली हमने 12th के पोर्शन को कवर किया है और साथ में एक चैप्टर था जिसका नाम था रेडॉक्स। तो उन सभी चैप्टर के सवाल यहां आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बहुत प्यारे सवाल हैं, कुछ आसान हैं, कुछ लॉजिकल हैं और आइए कुछ एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है और इन्हीं सवालों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आप सबके सामने है वो रेडॉक्स से है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट इन दिस रिस्पेक्ट। कौन सा रूल करेक्ट नहीं है, उन्होंने हमसे ये पूछा है, राइट। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर के सारे रूल याद होने चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। पहला ऑप्शन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन का हमेशा +1 नहीं होता है। रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। अगर कभी आपके सामने मेटल हाइड्राइड आ जाए तो मेटल हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं होता है, उनका होता है -1। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं कैल्शियम हाइड्राइड। तो कैल्शियम पे कितना चार्ज है? +2। तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? -1। तो मेटल हाइड्राइड में -1 है। उन्होंने आपसे पूछा विच इज नॉट करेक्ट, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। जी हां प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिसका नाम है ABC, अगर ये न्यूट्रल है तो इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, तीनों चार्ज का जो समेशन होगा वो कितना होगा? 0। तो स्टेटमेंट नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। एन एलिमेंट इन द फ्री और द अनकंबाइंड स्टेट बेयर्स ऑक्सीडेशन नंबर 0। जी हां, एक एलिमेंट जो अपने फ्री या अनकंबाइंड स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है? -1। तो अगर मैं बेस्ट ऑप्शन अमंग 4 ऑप्शन की नींद पे चलूं तो बताइए मैं किस ऑप्शन को गलत कहूंगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 1 और यही हमारा सही है, क्योंकि जो गलत है वही सही है। बोला हाँ या ना? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। इन द फॉलोइंग हाफ सेल हैविंग E0 वैल्यूज एज। आपके सामने कुछ हाफ सेल गिवन है और उन हाफ सेल का E0 वैल्यूज दिया है और उन्होंने आपसे पूछा है E0 ऑफ द हाफ सेल A3++3 इलेक्ट्रॉन गिव्स A। यानी कि हाफ सेल ही दिया है और हाफ सेल ही पूछा है। तो जब हाफ सेल देके हाफ सेल पूछे तो हमें किस कंसेप्ट को लगाना यह सोचना है। क्या उन्होंने हमें पहले वाली रिएक्शन का जो कि अपने आप में एक हाफ सेल है उसका E0 दिया है? यस सर। तो A3+ A इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है? A+2। इसके लिए जो N1 होगा वो कितना होगा? इसके लिए जो N1 होगा वो कितना होगा? 1। और इसके लिए जो E1 है उन्होंने हमें कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? Y2। ऐसे सवालों को संभल के करना होता है, वरना कई बार सब कुछ सही होने के बाद भी गलत हो जाता है। जब हम दूसरी हाफ सेल की वैल्यूज को लिखते हैं तो A2++2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना? A। और इसका उन्होंने हमें E0 दे रखा है। इसके लिए जो N2 की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी और इसके लिए जो E2 की वैल्यू है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? -Y1। अब जो थर्ड हाफ सेल गिवन है, जो थर्ड रिडक्शन हाफ गिवन है, उसको मैं यहां लिख देता हूं A3++3 इलेक्ट्रॉन से बना A। इसके लिए N3 की वैल्यू कितनी है? 3। और इसके लिए E3 उन्होंने हमसे पूछा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों में हमें कंसेप्ट लगाना पड़ता है डेल्टा जी का। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने से क्या इस तीसरी रिएक्शन को बनाया जा सकता है? यस। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने से क्या इस तीसरी रिएक्शन को बनाया जा सकता है? यस। और अगर हम रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो इसका नंबर 1 यह है नंबर 2 और यह है नंबर 3, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर थर्ड, यानी मैं कह सकता हूं डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 बराबर डेल्टा G3। हाफ सेल देख के हाफ सेल पूछे, डेल्टा जी सोचना। हाफ सेल देख के हाफ सेल पूछे, डेल्टा जी सोचना। और अब वैल्यूज को रखते हैं तो डेल्टा G3 क्या हो जाएगा? -N3FE3, डेल्टा G1 -N1FE1 -N1FE1 और डेल्टा G2 हो जाएगा -FE1 और डेल्टा G2 हो जाएगा -N2FE2। इस प्रकार से हमने इसको लिखा
यहां से फैराडे एफ और एफ कैंसिल होगा, माइनस उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का प्लस होगा। आपके सामने सिंपली यहां से E3 आ जाएगा, दैट इज N1E1 प्लस N2E2 अपॉन N3। अब सारी वैल्यूज को पुट करिए और देखिए आंसर क्या आता है। तो अगर आप देखेंगे तो N1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1, E1 कितना है Y2 यानी दिस विल बी Y2, N2 कितना दे रखा है 2, N2 कितना दे रखा है 2 और E2 कितना है -Y1 यानी ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि किसे मैं लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं -2Y1 अपॉन N3 कितना है 3, दिस विल बी द E3। हां नॉट है तो सब में लगा दो नॉट 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 नॉट, यहां भी लगा दो नॉट, दैट्स इट राइट। तो आप सबके सामने आ चुका है E3 नॉट और देखते हैं कौन सा सही आंसर है। तो Y2 - 2Y1 अपॉन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेगा बच्चों, अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच वन मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट, दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट। सवाल कहता है कि हमने एक सॉल्यूशन लिया है और उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलल है, ओके। और अगर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलल है, ये कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे 1 kg सॉल्वेंट लूंगा तो 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट होंगे, 1 मोल सॉल्यूट होंगे, 1 मोल सॉल्यूट होंगे, 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट। तो सवाल कहता है कि बताओ 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट कितने में होंगे। सो सिंपल, 1 मोल 1 kg में, तो बता दो मेरे प्यारे बच्चों 0.5 मोल कितने में होंगे सर, हाफ kg में, और हाफ kg को ही हम कह सकते हैं 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं और आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सिंपल, अगर आपने कंसंट्रेशन यूनिट को फील करना शुरू किया तो कंसंट्रेशन यूनिट के सवाल आपसे तुरंत बन जाते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स को थोड़ा सा फील करना स्टार्ट करिए। अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपके सामने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम गिवन है और उस प्रोफाइल के बेसिस पे कुछ एक ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन आपको चुनना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट यहां है, प्रोडक्ट ऊपर है, और अगर प्रोडक्ट ऊपर है यानी ये एक्सोथर्मिक नहीं, ये है क्या प्यारे बच्चों, एंडोथर्मिक। तो पहला ऑप्शन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक तो नहीं, ये तो एंडो है, तो ये तो गलत है, चलेगा। फिर वो कहता है दूसरा ऑप्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करता हूं तो ये यहां से लेके यहां तक ये हमारा फॉरवर्ड है, और इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है यानी जो ब्रेकर है वो यहां से लेके यहां तक है, और यहां से लेके यहां तक की लंबाई यानी x प्लस वाई, x माइनस वाई नहीं होगा, x प्लस वाई होगा। यानी अगर सेकंड ऑप्शन में x प्लस वाई लिखा होता तो सही होता, तो अभी ये भी गलत है। जैसे 2 ऑप्शन गलत हो गए तो आंसर मैं समझ ही गया ऑल ऑफ दीज होगा, फिर भी देख लेते हैं। यूजिंग कैटलिस्ट विल डिक्रीज डेल्टा एच वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन का डेल्टा एच चेंज हो जाएगा। आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैटलिस्ट जब भी जीवन में आता है उसे नई राह दिखाता है जिस पर चलना पहले से आसान हो जाता है, लेकिन कैटलिस्ट कभी भी इनिशियल और फाइनल कंडीशन को नहीं बदलता। अगर कैटलिस्ट इनिशियल और फाइनल कंडीशन को नहीं बदल रहा तो कैटलिस्ट के बिना भी जो डेल्टा एच था कैटलिस्ट के साथ भी वही डेल्टा एच होगा, दोनों के डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कैटलिस्ट, ऐसा मैंने पढ़ाया भी है, कैटलिस्ट विल नेवर चेंज द वैल्यू ऑफ एनी स्टेट फंक्शन। कैटलिस्ट कभी भी किसी भी स्टेट फंक्शन की वैल्यू नहीं बदलेगा, चाहे वो डेल्टा एच हो, चाहे वो डेल्टा जी हो, चाहे वो डेल्टा एस हो, चाहे वो डेल्टा यू हो। तो सवाल कहता है कि कैटलिस्ट विल डिक्रीज डेल्टा एच वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, सरासर गलत है। कैटलिस्ट डेल्टा एच को नहीं घटाएगा, तो तीनों गलत हैं, यानी आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में फिर से आपके सामने एक डायग्राम गिवन है। ये डायग्राम गिवन है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, और जैसे ही वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ मिलता है तो बच्चों को ईबीपी और डीएफपी के कंसेप्ट याद आने लगते हैं। ईबीपी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डीएफपी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सवाल क्या कहता है आइए समझते हैं। आज उन्होंने आपसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन, राइट, चेक करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, राइट,
ये जो ऊपर वाला ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को, और नीचे वाला जो ग्राफ होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूशन को। सर ऐसा आपको कैसे पता? कैसे पता कि नीचे का ग्राफ सॉल्यूशन का है? तो प्यारे बच्चों, आप सब ये जानते हैं कि जब भी कभी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने से उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो मुझे बताइए, जब यहां पे ये सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम है, यानी नीचे वाला सॉल्यूशन होगा, ऊपर वाला सॉल्वेंट होगा। यहां से यहां इसको हम बॉइलिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से। राइट? ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, इसके पीछे कंसेप्ट याद होना चाहिए, ये ग्राफ आपको तुरंत समझ में आता है। जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? T3। जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? T3। यानी मैं कह सकता हूं कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? T3। और जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? T4। यानी आप कह दोगे साहब जो बढ़ोतरी हुई है, जो एलिवेशन हुआ है, वो कितना हुआ है प्यारे बच्चों? T4 माइनस T3। इन्होंने क्या लिखा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट T3 माइनस T4। क्या ये गलत हो गया? यस सर। क्या ये गलत हो गया? यस सर। अब चेक करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इधर से है ना, ये सॉल्वेंट है और ये उसी सॉल्वेंट के सॉलिड का ग्राफ है। तो जिस पॉइंट पर अगर आप देख सकते हैं, यहां से ये पॉइंट पहले प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूंगा तो हमारा जो T2 है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर आप फील करना चाहते हैं तो पानी के लिए इसकी वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस। राइट? और ये जो ग्राफ है सॉल्यूशन का है, और अब ये कहां मीट कर रहा आके? ये मीट कर रहा मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखना इस पॉइंट पे। राइट? अब ये जो यहां मीट कर रहा है, तो क्या ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है? यानी मैं कह सकता हूं कि जो T1 है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है कि ज्यादा? कम है। और आपको पढ़ाया जाता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। लेकिन अब मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 0। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, तो क्या 0 से कम होगा? लेट्स इमेजिन ये फ्रीजिंग पॉइंट है -2 डिग्री सेल्सियस। तो मैं पूरी क्लास से एक सवाल पूछता हूं, सभी बच्चों से एक सवाल पूछता हूं, बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितने से घटा है? बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितने से घटा है? बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितने से घटा है? तो आप क्या माइनस करोगे? 0 माइनस -2 करोगे, 0 -2 करोगे कि -2 -0 करोगे? जब सर पूछ रहे हैं कितने से घट गया, जब सर पूछ रहे हैं कितने से घट गया और कितने से घट गया, तो बच्चे क्या बोलेंगे? सर 2 से घट गया। तो सोचो ना, यहां पे आप 2 कैसे बताओगे? कैसे बताओ कि आंसर 2 आ जाए? तो 0 -2 करने से ही 2 आएगा, -2 -0 करने से 2 नहीं आएगा। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 0 जिसे बोला है T2 और -2 जिसे बोला है T1, यानी T2 - T1 फॉर्मूला होना चाहिए। हां यही है, यानी आंसर यही है। क्या उन्होंने करेक्ट ऑप्शन बोला था? लेकिन अब इसमें थर्ड ऑप्शन पढ़ना। जो थर्ड ऑप्शन है, एक नया सा नाम लिखा है जैसे शायद आपने कभी सुना भी ना हो, जिसका नाम है बॉयलीज टेम्परेचर। बॉयलीज टेम्परेचर का इस पूरे वेपर प्रेशर ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। कई बार सवालों में कुछ ऐसे नए शब्द बोल दिए जाते हैं, आपको लगता है कुछ नया होगा, कुछ ऐसा होगा जो मुझे नहीं आता है। तो बॉयलीज टेम्परेचर का इस ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। बॉयलीज टेम्परेचर क्या है, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। बॉयलीज टेम्परेचर ऐसे टेम्परेचर को कहा जाता है, ऐसे टेम्परेचर को कहा जाता है जब एक रियल गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव करती है। जब एक रियल गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव करती है, जब रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करे, आइडियल गैस के जैसा बिहेव करे, वो जिस टेम्परेचर पे ऐसा करती है उसी टेम्परेचर का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों बॉयलीज टेम्परेचर। पहले आप सबको पढ़ाया करते थे एक चैप्टर जिसका नाम था रियल गैस, जो अब सिलेबस में नहीं है। तो वहां ऐसा फॉर्मूला बताते थे कि बॉयलीज टेम्परेचर का फॉर्मूला है A/RB। लेकिन अभी इस सवाल में ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इस सवाल में यहां इसका कोई रोल नहीं है। चलेगा? तो बॉयलीज टेम्परेचर ऐसे नहीं बता रहे हैं, आंसर विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 चलेगा। आओ चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप सबके सामने, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। बिल्कुल सही बात है।
आपको थोड़ी सी कहानी की पृष्ठभूमि में बता दूं, कहानी कैसी थी। तो कहानी कुछ ऐसा था कि जब लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम जब भी बनाते हैं हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, और स्ट्रेट लाइन के एक्सट्रापोलेशन से हम लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा ही ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो एक्सट्रापोलेशन से लैम्डा एम इन्फिनिटी नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों में कह सकता हूं कि यस, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी एआर का सवाल आए कभी रीजन खुद से मत पढ़िए। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं पहले असर्शन पढ़ो, रीजन खुद से सोचने की कोशिश करो। तो अगर आपने असर्शन पढ़ा है और आपसे मैं रीजन पूछूं तो क्या कहोगे? सर, बिकॉज एक्सट्रापोलेशन टेक्निक इज नॉट अप्लाइड इन दिस, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बहुत ज्यादा हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बहुत ज्यादा होता है तो लैम्डा में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। उसे पढ़ना आसान नहीं था, तभी तो डिबाई हकल ऑन सेजर का जो कंसेप्ट था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चला, वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं चला। और फिर आता है एक नया लॉ जिसका नाम था कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो जो कोलरॉस लॉ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एप्लीकेबल है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एप्लीकेबल है। और कोलरॉस लॉ कहता है आयन के आयनिक कंडक्टेंस का जो अलजेब्रिक समेशन होगा वही किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगा। तो आओ लौटते हैं सवाल में। सवाल कहता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। सही बात है, लेकिन रीजन कोलरॉस लॉ तो कहीं से हो ही नहीं सकता यार, यानी ऑप्शन 1 होने का तो सवाल ही नहीं है। कोलरॉस लॉ हेल्प टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, एंड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। हां, बस भूल मत जाना कि जब आप कोलरॉस लॉ कहते हैं तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है। इज दिस क्लियर? अगर आप समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपके सामने कुछ स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है, और उस स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बेसिस पे आपसे कुछ एक ऑप्शन लिखे हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, और आपसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। राइट? अब सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको समझना होता है कि उन्होंने आपको दिया क्या है और उन्होंने आपसे पूछा क्या है। उन्होंने आपको क्या दे रखा है? Fe2+ से Fe क्या दिया है? SRP। कॉपर 2+ से कॉपर क्या दिया है? SRP। Ag+ से Ag क्या दिया है? तो कुल कितने एलिमेंट हैं? 3, और तीनों का हमें क्या दिया है? SRP। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, सबसे पहले SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं, मैं मेरे ECS के सीक्वेंस में लिख लेता हूं। और जब मैं ECS के सीक्वेंस में लिखूंगा तो जरा देखना सबसे कम SRP किसका है? Fe का। फिर बताना अगला SRP किसका है? कॉपर का। फिर बताना अगला SRP किसका है? सिल्वर का। ऐसा लग रहा उन्होंने हमें SRP के सीक्वेंस में ही दिया है, रत्ती भर उन्होंने सवाल नहीं घुमाया है। अब जो सवाल कहता है जरा देखना, डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही। क्या ये 3 के तीनों मेटल हैं? यस सर। क्या मेटल के डिस्प्लेसमेंट का सवाल है? यस सर। क्या हम सबको मेटल के डिस्प्लेसमेंट का रूल आता है? यस सर। और मेटल के डिस्प्लेसमेंट का रूल होता है ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है। या इसे मैं कुछ ऐसे कहूं, जिन मेटल का SRP कम होता है वो ज्यादा SRP वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो लिख देता हूं मैं, मेटल्स हैविंग लो SRP will displace metals having high SRP. और अगर आप इसे मेरी भाषा में कहो तो ऐसे कहोगे कि ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है। Fe can displace copper +2, yes. Copper can displace Ag+, yes. Ag+ can displace copper, no. नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। खत्म है सवाल। आओ देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन। रॉन्ग। आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर। सही। क्या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? यस सर। सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर। रॉन्ग। आयरन कैन डिस्प्लेस सिल्वर। ऊपर वाला नीचे वाले को। सही। आंसर होगा 2 and 4।
फटाफट करिए ना यार। अगर समझ पाए हैं तो आओ चलते हैं अगले सवाल की ओर। फॉर द रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, एक रिएक्शन है, ए से क्या बन रहा, पी, और उसका रेट दे रखा है 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। When the concentration of A is 0.01 molar and rate is this, when the concentration is this। अच्छा, एक कंसंट्रेशन पे इतना रेट है और अगली कंसंट्रेशन पे इतना रेट है, और जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर हमें पता नहीं है, तो मैंने ऐसा माना कि इसका जो रेट लॉ होगा वो R बराबर K इंटू A की पावर N कुछ ऐसा होगा। एग्री? अब बताओ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कितना रेट दिया है? सर रेट दिया है 10⁻⁴ और रेट कांस्टेंट कितना है, K, और कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.01 यानी 10⁻⁻² की पावर n। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उन्होंने हमें कितना रेट दे रखा है, उन्होंने दे रखा है 1.41 इंटू 10⁻⁴ और रेट कांस्टेंट कितना होगा K, और कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.02, जिसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁻² की पावर n। सर कंसंट्रेशन बदला तो K क्यों नहीं बदला? K का मतलब है रेट कांस्टेंट, जो केवल कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, 3। एक है रिएक्शन, एक है टेम्परेचर और एक है कैटलिस्ट, और कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या कंसंट्रेशन के बदलने से रेट बदला? यस, लेकिन रेट कांस्टेंट बदला नहीं है। अब मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो मैं हमेशा रूल बना के चलता हूं बड़ा अपॉन छोटा, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1.41 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 10⁻⁻⁴, K से K कट जाएगा, मैं सीधे कैंसिल कर रहा हूं, राइट, और ये बनेगा 2 की पावर n इंटू 10⁻⁻² की पावर n अपॉन 10⁻⁻² की पावर n। ये कैंसल आउट होगा और ये कैंसल आउट होगा, तो आपके सामने आ चुका है 2 की पावर n बराबर 1.41। बोलो 2 की पावर क्या हो कि 1.41? बच्चा बता सकता है सर हाफ, यानी √2 इज 1.41, यानी ऑर्डर कितना है, हाफ। और अगर ऑर्डर हाफ है और उन्होंने आपसे रेट लॉ पूछा है तो जरा मुझे बताइए कहां पे हाफ लिखा है? सो द आंसर इज नथिंग बट 4 माइनस d/dt, यानी कि ROR इक्वल टू K इंटू A की पावर हाफ। आसान है बच्चों, अगर आप इसे सीख पाए हैं तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट उन्होंने हमें दे रखा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू? कितना समय लगेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपनी 1/16 वैल्यू तक बच जाए? इसे समझिएगा, मतलब अगर आपने शुरू में A0 लिया है तो A0/16 बच जाए, यानी 15/16 A0 खत्म हो जाए, यानी 15/16 A0 खत्म हो जाए। क्या उन्होंने हमसे T15/16 पूछा है? यस सर। क्या हमें T15/16 का फॉर्मूला याद है? यस सर। T15/16 कितना होगा? 4T12, लेकिन उसके लिए हमें T12 पता होना चाहिए। तो क्या रेट कांस्टेंट पता है तो T12 नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। तो आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि T12 का फॉर्मूला होता है दैट इज 0.693 अपॉन K, और कैलकुलेशन के पर्पज से मैं हमेशा कहता हूं कि T12 0.693 से आप लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3/K। अब इस T12 की वैल्यू के यहां पुट करते हैं, तो जब आप इसे पुट करके सॉल्व करते हैं तो आपके सामने एक्सप्रेशन आएगा T15/16 इक्वल टू 4 इंटू 2.303 इंटू 0.3 अपॉन 60 को लिख देता हूं मैं 6 इंटू 10, यहां से डेसिमल हटा के नीचे लिख दो 10, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो T15/16 कितना आएगा? 4.6 अपॉन 100 विच कम्स आउट 0.046। बोलो डन। आंसर आ चुका है 0.046। मैं नहीं कहता हूं यह सवाल को करने का मात्र एक तरीका है, एक तरीका और मैं आपको इस सवाल का बताता हूं, समझिएगा। एक बच्चा जिसे ये सारे रूल नहीं याद है, उसे तो केवल एक ही कहानी आती है IRL की, कि वो कहता है कोई भी सवाल आएगा मैं IRL लगा के आऊंगा। तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? यस सर। और फर्स्ट ऑर्डर का IRL है KT इक्वल टू 2.303 log A0/AT। क्या उन्होंने हमें K दिया? यस सर। क्या उन्होंने हमसे T पूछा? यस सर। तो 1/K यानी 1/60 इंटू 2.303 log। और जब भी फ्रैक्शन का सवाल आए तो A0 कितना मान ले? 1। AT यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 1/16, ऊपर जाएगा 60। इसे सॉल्व कर ले।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/60 इंटू 2.303, 16 को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 की पावर 4, और अगर आप इसे 2 की पावर 4 लिख देते हैं तो 4 बाहर आएगा और log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3। मुझे लगता है लगभग वही कैलकुलेशन आ चुकी है, तो द अगेन आंसर इज 0.046 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो सवाल करते समय यह सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि स्ट्राइक क्या कर रहा है। जिस भी मेथड से स्ट्राइक करें आप उस मेथड से सही तरीके से चले, आंसर आपका आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल एंड आर नियरली ऑफ सेम स्ट्रेंथ एज दोज बिटवीन टू टॉल्यूइन मॉलिक्यूल। यानी हमारे पास एक बेंजीन है और हमारे पास एक टॉल्यूइन है। तो सबसे पहले अपन अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। कंसेप्ट ये था प्यारे बच्चों कि जब भी कभी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन हमारे पास टोटल 3 तरह के बने थे। एक था आइडियल सॉल्यूशन, एक था पॉजिटिव डेविएशन, एक था नेगेटिव डेविएशन। यह सवाल उस कंसेप्ट पे आधारित है कि बच्चे को याद हो कि कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन का होता है, कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव होता है, कौन सा सॉल्यूशन आइडियल होता है। जब आपको सॉल्यूशंस के एग्जांपल याद कराए जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर वेट में कोई खास डिफरेंस ना हो, मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली सेम, मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली सेम, और कहा जाता है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा कुछ भी ना हो, यानी उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या बेंजीन और टॉल्यूइन का सॉल्यूशन आइडियल है? यस। अब आइडियल के सारे कंसेप्ट आपको याद हो जाए। अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो डेल्टा एच मिक्स बराबर कितना होगा? 0। डेल्टा वी मिक्स बराबर कितना होगा? 0, क्योंकि लगभग जो इंटरेक्शन होगा वो पहले के जैसा होगा। इंटरेक्शन ना तो बढ़ेगा, इंटरेक्शन ना तो घटेगा। तो क्या ये एक आइडियल सॉल्यूशन है? यस। और अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है, राइट, तो डेल्टा एच मिक्स बराबर 0 सही है, डेल्टा वी मिक्स बराबर 0 सही है। सवाल कहता है दीज विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैं आपको बता दूं एजियोट्रॉप हर सॉल्यूशन नहीं बनाते, केवल वही सॉल्यूशन बनाते हैं, केवल वही सॉल्यूशन बनाते हैं जो नॉन आइडियल होते हैं और जिनमें पॉजिटिव डेविएशन होता है या जिनमें नेगेटिव डेविएशन होता है, वो भी लार्ज डेविएशन होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन तो एजियोट्रॉप बनाए, ये सवाल ही नहीं उठता है। तो आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप बनाए, ये सवाल ही नहीं उठता है। वो कह रहा मिनिमम, अरे सर एजियोट्रॉप बनेगा ही नहीं, दिस विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। नहीं सर, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, तो ये भी गलत है। सवाल पूछा था कौन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी। ठीक है बच्चों, अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। एडिशन ऑफ वाटर टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है और जिसमें सॉल्वेंट है। अगर आप उसमें पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने से वॉल्यूम बदलेगा, चेंजेस इट्स नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। तो बच्चों मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V, राइट। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हां, आप सब ये जानते हैं कि जब इसमें वाटर ऐड किया जाएगा so the volume of solution is going to change, और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदलेगा तो ऑफ कोर्स नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी तो बदलेगी। मगर जब भी कभी यार का सवाल है, मैं फिर वही बात कहता हूं, क्या हमने असर्शन को पढ़ा? यस। अब क्या रीजन को हम पढ़ें या पहले अपने से रीजन को सोचें? सर पहले अपने से रीजन को सोचें। जब आप उसमें वाटर ऐड करते हैं तो नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी बदलता है। उसके पीछे का कारण यह है कि अंदर का नंबर ऑफ सॉल्यूट नहीं बदल रहा। भाई सिंपल सी बात है, आपने पानी की बोतल ली, लो मैं ले ही लेता हूं, आपने पानी की बोतल ली और इसमें 1 मोल सॉल्यूट मिला दिया, तो सॉल्यूट तो 1 ही मोल है। अब आप और पानी मिलाओगे तो क्या 1 मोल सॉल्यूट 2 मोल हो जाएगा? नहीं। तो जब अंदर 1 मोल सॉल्यूट है और आपने पानी मिलाया है तो वॉल्यूम बदला है, तो मोलैरिटी बदलेगी, नॉर्मेलिटी बदलेगी, राइट। लेकिन रीजन कहता है द मिली इक्विवेलेंट एंड मिली मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आर नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो मिली इक्विवेलेंट और मिली मोल्स नहीं बदलता, इसे फील कराता हूं। इमेजिन करते हैं ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसकी मोलैरिटी है M1 और इसका वॉल्यूम है V1 और इसमें हमने पानी मिलाया। जब हमने इसमें पानी मिलाया तो इसका वॉल्यूम V2 हो गया। पहले इसकी मोलैरिटी कितनी थी? M1, और मोलैरिटी का फॉर्मूला N/V, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे? M1 एंड V1। और जब आप इसमें पानी मिला देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं, सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, तो वॉल्यूम बदल जाता है, लेकिन अंदर का जो मोल है वो नहीं बदलता है।
और क्योंकि अंदर का मोल नहीं बदलता है यानी कंसंट्रेशन बदल जाएगी, और अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, M2। लेकिन जब आप इसका मोल निकालोगे तो कितना आएगा, M2 एंड V2। तो जो मोल पहले था, जो मोल बाद में है, क्या वो दोनों सेम होगा? यस सर, पानी मिलाने से वॉल्यूम बदला है, मोल नहीं बदला है, मिली मोल नहीं बदला है, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं बदला है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट नहीं बदला है। द मिली इक्विवेलेंट एंड मिली मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आर नॉट चेंज। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका कहीं से भी सही रीजन नहीं है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, हर स्टेटमेंट अपने आप में आपसे गलत कराने को तैयार है। एक आपने ऑप्शन गलत पढ़ा कि आप ट्रैप हो जाएंगे। पहला ऑप्शन कहता है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल ऑर्डर है तो वो कॉम्प्लेक्स होगी, गारंटी है। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल है तो वो कॉम्प्लेक्स होगी, गारंटी है। इसे मैं ऐसे समझाता हूं। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है A+½ B से बना P, राइट। मान लो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, मान लिया, क्योंकि वो कहता है मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। हम कह रहे हैं नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, और अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो फिर क्या होगा, एलिमेंट्री। मान लो ये रिएक्शन एलिमेंट्री है सर, मान लिया सर, मान लिया। अब इसका अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1+½ और इसका अगर आप मॉलिक्यूलरिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1+½ सोच के बताओ, क्या कभी मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल हो सकती है? मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। और अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर को मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होना पड़ेगा। मतलब अगर दुनिया की कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री हो जाए तो उसके मॉलिक्यूलरिटी को भी फ्रैक्शनल होना पड़ेगा, जो कि हो सकता नहीं है। इसीलिए जब भी कभी फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा। यह बात बिल्कुल सही है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मस्ट हैव ऑर्डर 0 और फ्रैक्शनल। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है A+B से बना P और ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। अरे अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो इसका ऑर्डर 0 भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है, इसका ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 2 भी हो सकता है। फ्रैक्शन है तो कॉम्प्लेक्स ही होगा, कॉम्प्लेक्स है तो कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी फ्रैक्शनल, चलेगा। तो वो कहता है कि एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मस्ट हैव ऑर्डर 0 और फ्रैक्शनल। नहीं सर, 1 भी हो सकता है सर, 2 भी हो सकता है सर, तो ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है फॉर द रिएक्शन A+B से बना P, रेट लॉ इज R=K × A⁻1 × B⁻1। एक रिएक्शन है, इसका रेट लॉ दिया है, और रेट लॉ दिया है तो कहता है कि रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री, रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री। बच्चों आप सब ऐसा पढ़ते हैं कि मेरे पास एक रिएक्शन है A+B से बना P, और जब इसका हम रेट लॉ लिखेंगे तो R = K × A⁻x × B⁻y। आप कहते हैं x एंड y may or may not be equal to स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर एलिमेंट्री होता तो गारंटी है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है। लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से, अगर कभी एक्सपेरिमेंट में वो स्टोइचियोमेट्री के बराबर आ जाए तो ये मत सोचना कि एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री है तो रेट लॉ बताना, रेट लॉ देख के एलिमेंट्री है ये मत बताना, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी रेट लॉ में जो ऑर्डर है वो स्टोइचियोमेट्री के बराबर हो सकता है। इज दिस क्लियर? तो सवाल कहता है कि फॉर द रिएक्शन A+B से बना P, रेट लॉ इज R=K × A⁻1 B⁻1, देन रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री। नहीं सर, कॉम्प्लेक्स के लिए भी इक्वल हो सकता है, एलिमेंट्री के लिए तो होगा ही सही। इज दिस क्लियर? आओ चलते हैं अगले स्टेटमेंट में। अगला स्टेटमेंट आप तभी समझ पाएंगे जब आपको एनसीईआरटी की कुछ बातें याद हो। यह स्टेटमेंट उठाया गया है एनसीईआरटी से। सवाल कहता है फॉर द रिएक्शन 2H2O2 से बना 2H2O + O2, जो यहां नहीं आया, इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं, 2H2O2 से बन रहा है 2H2O + O2। दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन, और मीडियम कैसा है, एल्कलाइन। यहां पर आयोडाइड आयन एक कैटलिस्ट का काम करता है, और एनसीईआरटी लिखता है कि इसका जब हम रेट लॉ लिखते हैं
वो R बराबर K इंटू H2O2 की पावर 1 इंटू I माइनस की पावर 1। इसके रेट लॉ में I माइनस भी अपियर होता है, इसके रेट लॉ में I माइनस जो कि कैटलिस्ट है वो भी अपियर होता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये हमें पता होना चाहिए, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है वाली बात है। तो जी हां, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा भी सही है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ऑलराइट, अगर आप इसे समझ पाए हैं, आइए चलते हैं अगले बेहतरीन सवाल की ओर। यह सवाल भी एनसीईआरटी से उठाया गया है। इस सवाल में आपसे आयोनिक कंडक्टेंस के बारे में पूछा है, राइट। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब आप आयोनिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, जब आप आयोनिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, और आयोनिक कंडक्टेंस वो भी जब आप एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब आप आयनिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो कहते हैं दुनिया में जितने भी आयन हैं उनमें सबसे ज्यादा आयनिक कंडक्टेंस किसी का है तो H+ का है, उसके बाद OH- का है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट, दैट इज जंपिंग मूवमेंट। इनकी टक्कर में कोई नहीं, H+ की टक्कर में कोई नहीं, OH की टक्कर में कोई नहीं। दीज आयंस आर हैविंग द मैक्सिमम कंडक्टेंस among all the ions in an aqueous solution, right? लेकिन सर बाकी आयन का कैसे बताएं? यह बात तो पक्की है OH- ग्रेटर देन H+, सर ये तो गलत है। H+ OH से बड़ा है, ये तो हमें याद है, ये तो तीनों में है। अब यहां पे कैसे कंपैरिजन करें? तो अगेन प्यारे बच्चों, ये सवाल एनसीईआरटी के टेबल से बनाया गया है। हमारी एनसीईआरटी में सभी आयन के आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू दी है। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन एग्जाम आपसे कर सकता है। इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं बेहतरीन। सबसे पहले पायदान पे कौन है? H+, याद हो गया, लगभग कितना है 349। और दूसरे पायदान पे कौन है? OH- याद हो गया, ठीक। अब तीसरे पायदान पे आपको याद रखना पड़ेगा सल्फेट आयन, राइट। अब कैसे याद करना सुनिएगा। तो अब यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर आप सीक्वेंस देखना, इस वैल्यू को देखना, तो सबसे पहले H+ है 350 के आसपास, फिर OH है 199 मतलब 200 के आसपास, सल्फेट है 160 के आसपास, राइट। उसके बाद अब जितने भी आयन हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। आप सबको याद हो प्यारे बच्चों, जो कैल्शियम मैग्नीशियम है ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है, हाँ या ना। और ग्रुप 2 में भी ऊपर कौन आता है? कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम, और नीचे कौन आता है? कैल्शियम, हाँ या ना। तो जरा देखना प्यारे बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम में किसका ज्यादा है? कैल्शियम का। तो एक नियम बना लेते हैं कि H+ है, OH है, सल्फेट है, उसके बाद हमारा है ग्रुप 2 का एलिमेंट, और ग्रुप 2 में भी नीचे वाले ऊपर, यानी कि पहले कौन आएगा? कैल्शियम 2+, फिर कौन आएगा? मैग्नीशियम 2+। इसके बाद नंबर आता है हेलोजन का, इसके बाद नंबर आता है हेलोजन का। अब हेलोजन में भी नियम बना लो, नीचे वाले ऊपर, राइट। तो Cl- कितना है? 76, Br- कितना है? 78, यानी अगले पायदान पे कौन होगा? Br-, फिर कौन होगा? Cl-। रूल है नीचे वाले ऊपर। इसके बाद आते हैं ग्रुप 1 में। अब ग्रुप 1 में अगर आप आए, ग्रुप 1 में भी अगर आप आए तो नियम बना लीजिए Na+ और K+ में, राइट। तो सोडियम पोटेशियम नीचे वाले ऊपर, तो अब कौन आएगा प्यारे बच्चों? K+, फिर उसके बाद कौन आ रहा है? Na+, और सबसे आखिरी पायदान पे कौन खड़ा है? एसीटेट आयन। इसे ऐसे याद किया जाए कि सबसे नंबर 1 पे कौन है? H+, फिर कौन है? OH, फिर कौन है? सल्फेट, ग्रुप 2 हेलोजन, ग्रुप 1 सबसे लास्ट में एसीटेट है। इतनी वैल्यूज एटलीस्ट हमें याद हो, जो टेबल हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, इस बेसिस पे सवाल फ्रेम। ग्रुप 2 नीचे वाले ऊपर, हेलोजन नीचे वाले ऊपर, ग्रुप 1 नीचे वाले ऊपर, लास्ट में कौन है? एसीटेट है। ऑलराइट, अगर आप इसे समझ पाए हैं तो अब मुझे लगता है उस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले पायदान पे कौन है? H+, फिर कौन है? OH, एस्टेट तो सबसे लास्ट में है, यहां हो ही नहीं सकता। K+ और सल्फेट में सल्फेट है, आंसर क्या हो जाएगा? 2। मतलब 3 याद होते तो भी यह सवाल आपसे बन सकता था, राइट। तो प्यारे बच्चों, अगर आप समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बेहतरीन सवाल, बहुत खतरनाक सवाल भी हो सकता है और बहुत आसान भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप इसे किस अप्रोच से कर रहे हैं। मैं यहां पर एक मेथड आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कैसे सुनिएगा। हम सबके सामने सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, राइट। प्लैटिनम हाइड्रोजन, डबल वर्टिकल लाइन HA, और फिर उन्होंने यहां पे लिखा है HB, है ना। फिर उन्होंने यहां पे लिखा है HB, और फिर वहां पे उन्होंने लिखा है H2, प्लैटिनम। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले एसिड का हमें K दे रखा है 10⁻⁻⁷, और इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻⁴।
अब मैं के देख के समझ गया कि साहब ये तो वीक एसिड है और इसका उन्होंने हमें के नहीं दिया है, इसका मतलब मैं समझ गया ये स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर ये वीक एसिड है तो मुझे H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालना आता है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज √KAC, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻8 का √10⁻⁻4। यानी ये जो पहला वाला सॉल्यूशन है इसमें H+ आयन कितना है 10⁻⁻4, और यहां पे H+ आयन कितना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे H+ आयन कितना है 10⁻⁻2। चलेगा। अब यहां पे भी हमें क्या दे रखा है H+, यहां पे भी क्या मिल गया H+। अब मैं कैसे करूं? तो करने का एक तरीका है कि मैं हाफ सेल रिएक्शन लिखूं और फिर वो पूरा काम करूं। एक दूसरा तरीका जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, समझना, ऐसे सवाल जब भी आए मेरे प्यारे बच्चे, अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, सिंप्लीफाई होके क्या बन चुका है, प्लेटिनम हाइड्रोजन HA, डबल वर्टिकल लाइन HB, H2, प्लेटिनम, राइट। इसका H+ आयन कितना है मेरे प्यारे बच्चे सर 10⁻⁻4। तो क्या इसका pH निकाल लोगे? यस सर। इसका H+ आयन कितना है बच्चे 10⁻⁻2। क्या इसका pH निकाल लोगे? यस सर। और जैसे ही pH आया तो हम सबको रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला आता है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोलोगे? एनोड। राइट हैंड साइड वाले क्या बोलोगे? कैथोड। तो मैं एनोड का सबसे पहले निकाल लेता हूं रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा तो हम सबको फॉर्मूला याद है, -0.06 इंटू pH, याद है। तो ये कितना हो जाएगा -0.06 इंटू pH, pH कितना है 4, यानी -0.24। उसी प्रकार से मैं कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेता हूं, और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा -0.06 इंटू pH, यानी -0.06 इंटू 2, इट कम्स आउट -0.12। उन्होंने हमसे क्या पूछा था? ई सेल। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड -0.12 -0.24। इसे करिए सॉल्व, आंसर आपके सामने 0.12। मैंने बोला तो लगा कि बहुत बोल रहा हूं, ये ऐसे होता है हवा में, पता कैसे? ये वीक एसिड है, यस सर। तो यहां से √KC कर लोगे, 10⁻⁻7, 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻4। H+ आ गया 10⁻⁻4, तो pH आ गया इसका 4, pH आ गया 4, इसका pH कितना आया 2। अब मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, -0.06 इंटू 4 मतलब 6 4 जा 24, ये है -24, और ये कितना है 6 2 जा 12, -12, 12 और 24, आंसर कितना आएगा 12। हाँ, अब बच्चे को यह समझना है आंसर प्लस होगा कि माइनस से कंफ्यूजन होता है। तो मैं कई बार कहा, फिर कहता हूं, कैथोड की कंसंट्रेशन जब जब ज्यादा, कैथोड की कंसंट्रेशन जब जब ज्यादा, ई सेल उसका होगा पॉजिटिव। क्या आज यहां पे कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है और यहां पे कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 है, यानी कैथोड की कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा है, यानी इसका जो ई सेल होगा पॉजिटिव होगा। आई एम डैम श्योर आंसर 12 होगा। तो मैं ऐसे करूंगा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 24 12, अंतर 12 का, प्लस 12 इज द आंसर, राइट। क्या आप इसे समझ पाए हैं? अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट सवाल, बेहतरीन सवाल। pH ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इज मेजर टू बी 2। एक सॉल्यूशन है, उसका pH 2 आया। इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर T केल्विन। उन्होंने हमसे क्या पूछा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर सुनते ही हमें फॉर्मूला याद आता है ICRT, बशर्ते हमें IC और ROT पता होना चाहिए, लेकिन हमें I तो पता ही नहीं है। अब I कैसे निकाले? तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या उन्होंने सवाल में हमें pH दे रखा है? यस। और अगर हमें pH दे रखा है 2, तो हम कह सकते हैं जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो है 10⁻⁻2। और अगर वो एक मोनोबेसिक एसिड है, यानी कि मैं अगर उसका pH निकालता तो कैसे निकालता, H+ निकालता तो कैसे निकालता, H+ बराबर C अल्फा। क्या यहां से मैं अल्फा निकाल सकता हूं? सर आपके मन में अल्फा का ख्याल क्यों आया? क्योंकि मुझे I चाहिए। हाँ, तो और I का फॉर्मूला हमें याद है 1 + n-1 इंटू अल्फा। अगर एसिड HA है तो n की वैल्यू 2 है, लेकिन हमें अल्फा नहीं पता है, तो अल्फा पता कर रहा हूं, राइट। तो अल्फा कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ 10⁻⁻2, और उसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1, यानी 10⁻⁻1, यानी अल्फा कितना आ जाएगा 10⁻⁻1। अब इसे मैं लिख सकता हूं 0.1। क्या अल्फा आ गया? यस। क्या I निकल जाएगा? यस। अब जब हम I निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो I कितना हो जाएगा 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा, यानी 0.1, यानी I कम्स आउट 1.1। उन्होंने हमसे पूछा था पाई, तो 1.1 इंटू कंसंट्रेशन दैट इज 0.1 इंटू RT, यानी आंसर हो जाएगा 0.11
RT। चेक करो जरा, आसान है। तो प्यारे बच्चों, ये डिस्कशन था फिजिकल केमिस्ट्री का। जो भी सवाल आपके डाउट हो जरूर उन्हें देखें, इन सवालों को जरूर, इन कंसेप्ट को आप रिवाइज करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।